हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनिस स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हो? अच्छे से स्टडी कर रहे हो ना? अच्छे से स्टडी करते रहना है आपको, ठीक है। और अब हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। हमारा नंबर सिस्टम हो गया और सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब हमारा चल रहा है परसेंटेज, जो कि आज सेशन 2 है हमारा। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर पहली बार विज़िट किए हो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अगर आपको फ्यूचर में ऐसे ही वीडियो चाहिए तो बेल आइकन पर भी प्रेस कर दे देना, ठीक है, ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल में। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कल हमने देखा था, कल हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का कंसेप्ट किया था। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, अप साइड जो एरो होता है, और डिक्रीमेंट को हम डाउन साइड एरो से डिनोट करते हैं। तो कल हमने अच्छी परसेंटेज और बुरी परसेंटेज के बारे में जाना था कि अच्छी परसेंटेज कौन सी होती हैं और बुरी परसेंटेज कौन सी होती हैं। तो 20% लेते हैं, ठीक है। 20 किसी वस्तु के प्राइस में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो हम कैसे लिखेंगे? तो 20% को मैं क्या करूँगा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूँगा। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 20 को 100 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही 1/100 होता है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 1/5। अब हमें यहाँ क्या करना है, 5 को हमें बेस मानना है कि 5 हमारा बेस है। अब किसी वस्तु में 20% की वृद्धि कर दी जाए, मतलब कोई वस्तु थी, उसका मूल्य 5 रुपये था और उसमें 1 रुपये की वृद्धि हो गई, तो कितना हो गया? 6। 5 को हमेशा बेस मानना है, उसी के रेस्पेक्ट में हमें वैल्यू को घटाना और बढ़ाना होता है। जैसे कि 14 सही 2/7 लेते हैं, क्या होता है ये हमें पता है, 1/7 होता है। फ्रैक्शन में क्या होता है? 1/7 होता है। कल हमने 7 का ऑपरेशन किया था, ठीक है। अब हम क्वेश्चन में क्या बोला गया है, किसी वस्तु के मूल्य में 14 सही 2/7 की वृद्धि कर दी जाए तो मूल्य क्या होगा? 7 को हमें बेस मानना है, 7 से हमारा 8 हो जाएगा, 7 हमारा बेस होगा और वृद्धि हो गई 1 की, तो 7 से हमारा 8 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 5 से 6 हुआ था, यहाँ पे 7 से 8 हो जाएगा। और ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है फ्रेंड्स, ये जो हमारा है ना, ये रेशियो डिनोट करता है, ये हमारी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये हमें रेशियो में माननी होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जैसे कोई परसेंटेज दे दी 14.5% का डिक्रीमेंट है, मतलब किसी वस्तु के मूल्य में 14.5% की कमी हो जाती है। तो अब यहाँ पॉइंट में आ गया, कोई बात नहीं, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको पॉइंट से भिन्न में कन्वर्ट करना आता है। 14 से ही 1/2 लिख सकते हैं हम। अब क्या लिख सकते हैं? 14 दूनी 28 और 1 29, 29/2, और परसेंटेज है तो बटे में 100 आ जाएगा, तो 29/200 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, बेस हमें डिनोमिनेटर वाला ही मानना होता है, तो कमी हो रही है इस बार, तो 200 से, अब 200 में हम 29 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 171। ये हमारी वैल्यू होती है रेशियो में। तो कोई प्रॉब्लम हुई पॉइंट में भी नहीं होनी चाहिए।
एक वैल्यू लेते हैं पॉइंट में, 22.5% है, 22.5% की कमी हो रही है। तो 22.5% क्या होता है हमारा, 5% क्या होता है 1/20, 45% क्या होगा 9/20, और 45 का आधा 22.5 क्या होगा 9/40। कल मैंने आपको अच्छे से कराया है, तो आपको सही से माइंड में रखना है। और ये डिक्रीमेंट हो रहा है, तो बेस हमारा 40 है और 9 हमारा कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 31। ये होता है हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। हमने परसेंट जो हमारी अच्छी परसेंटेज है हमने उसे भी चेक कर लिया, जो हमारी बुरी परसेंटेज है भिन्न में उसे भी देख लिया, जो पॉइंट में होती है पॉइंट में हमने कन्वर्ट करना भी सीख लिया, कैसे कन्वर्ट की जाती है। चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है इसमें सक्सेसिव केस। सक्सेसिव केस, सक्सेसिव केस क्या होता है, जब एक ही वस्तु पर बार बार इंक्रीमेंट या इंक्रीज, जब एक ही वस्तु के मूल्य में बार बार इंक्रीज या डिक्रीज होती है उसका प्राइस। जब किसी वस्तु के मूल्य में, जब एक ही वस्तु के मूल्य में बार बार इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, तो वहाँ पर सक्सेसिव केस यूज़ करते हैं। यूज़ करते हैं। चलिए हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपये है, क्वेश्चन में बोला गया है उसके मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो क्या हो जाएगा मूल्य हमारा 100 में 20% की वृद्धि होने पे 120। अब फिर वस्तु के मूल्य में 20% की फिर कमी हो जाती है, 20% की कमी हो जाती है, या -20 लिख लो, यहाँ पर +20 लिख लो, यहाँ ऊपर वाला एरो लगा लो, यहाँ नीचे वाला एरो लगा लो, बात आपको सही से समझना है बस। अब एक ही वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है, फिर 20% की कमी हो रही है, तो 20% की कमी हो रही है तो 120 में हम 20% की कमी हो रही है तो 100 में से 20 गए 80% लिख सकते हैं। किसी वस्तु का मूल्य 100% होता है और 20% की कमी हो गई तो 80% ही तो बचा हमारा, 12×8 = 96 हो रहा है। तो यहाँ पर हमें बताना है टोटल इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कितना हुआ। तो किसी वस्तु की मूल्य कितनी थी 100 रुपये, और वो कितना हो गया 96, कितने का डिक्रीमेंट हो गया हमारा 4% का, 4% हमारी वैल्यू डाउन हो गई। ठीक है, एक इसका फॉर्मूला भी होता है, अगर अच्छी परसेंट होती है हम उसमें उसे फॉर्मूले के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है सक्सेसिव केस में, x + y + xy डिवाइडेड बाय 100, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। और हमें x और y की वैल्यू चिन्ह सहित लेनी होती है, अगर x बढ़ रहा है तो प्लस लेंगे, अगर घट रहा है तो माइनस लेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
किसी वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई, ये एरो है, और 20% की भी वृद्धि हो गई, तो हमें बताना है ओवरऑल वृद्धि कितनी हुई। ओवरऑल परसेंटेज मतलब नेट परसेंटेज हम में कितनी वृद्धि हुई है हमारी। तो क्या करेंगे हम, वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। x हमारा क्या है यहाँ पर 30। अब यहाँ पर दोनों में वृद्धि हो रही है तो मैं दोनों को प्लस ही लूँगा, यहाँ पे माइनस का कोई चक्कर नहीं होगा। 600/100 कितना हो गया 50 और 6 56% का नेट वृद्धि हो गई हमारी। ठीक है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी हो रही है और 20% की वृद्धि हो रही है, तो नेट वृद्धि या कमी बताना है हमें, नेट परसेंटेज बताना है, नेट परसेंटेज में कितनी वृद्धि हो रही है कितनी की कमी हो रही है। तो ये भी हम फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हैं। अब यहाँ पर डिक्रीमेंट है तो हम चिन्ह सहित लेंगे, -10 प्लस 20 और माइनस के 2 आ जाएगा। जब 200 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 10 - 2 तो 8%। 8% हमारा, अभी ये हमारा प्लस में आ रहा है तो ये वृद्धि हो रही है। ठीक है, अगर ये माइनस में होता तो कमी होती। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक बार लेके एग्जांपल। किसी वस्तु के मूल्य में 40% की कमी कर देते हैं और फिर से 10% की कमी कर देते हैं, तो नेट कमी बताना है। अब यहाँ पे तो कमी होगी, तो नेट कमी कितनी होगी। अब यहाँ पे तो हमें दिख रहा है दोनों में कमी हो रही है, तो हमारा आंसर भी कमी में ही आएगा। तो कैसे करेंगे, -40 -10 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4। डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, XY/100 होता है ना, और माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। 400 में 100 का डिवाइड करके 4 ही आएगा, तो -50 + 4 तो माइनस के 46% की कमी हो गई हमारी ओवरऑल। ठीक है, माइनस के 40% या फिर 46% की कमी हो गई। एक और देखते हैं लेके। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है, फिर 10% की कमी हो रही है और फिर 15% की वृद्धि कर देते हैं, तो बताइए ओवरऑल वृद्धि या कमी बतानी है हमें कितनी हो रही है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, पहले हम XY फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही स्टार्ट करेंगे करना, मतलब इन दोनों वैल्यू को यूज़ करेंगे। 20 - 10 और -200/100 क्या जाएगा 10 - 2, तो हमारा क्या हो गया यहाँ पर 8%। अब हम 8 को लेंगे और 15 को लेंगे, तब देखते हैं क्या आता है। 8 + 15 + 15 = 120/100, 15 और 8 23, 23 प्लस यहाँ क्या आएगा 1.2, तो क्या हो जाएगा हमारा 24.2% की वृद्धि हो गई हमारी। आंसर हमारा प्लस में है इसलिए वृद्धि हो रही है, अगर माइनस में होता तो कमी होती। अब यहाँ पर क्या किया मैंने, पहले मैंने 2% को सोल्व किया, फिर 2 को सोल्व करने के बाद जो परसेंटेज आई उसे मैंने तीसरी परसेंटेज के साथ सोल्व किया, तब हमें जाके वृद्धि और कमी का पता लग गया। और मैं ये फॉर्मूले को कैसे यूज़ कर पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अच्छी परसेंटेज है, अगर यहाँ पर बुरी परसेंटेज होती तो मैं इस फॉर्मूले को यूज़ नहीं कर पाता। चलिए बुरी परसेंटेज की एग्जांपल भी लेके देखते हैं। अगर हमारे सामने आ जाता है किसी वस्तु के मूल्य में 12 सही 1/2% की वृद्धि बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है, और फिर 14 सही 2/7 की कमी बोल रहा है।
तो हमें नेट वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है ये बताना है हमें। नेट इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है। अब यहाँ पर बुरी परसेंटेज है और एक्स वाई वाला फॉर्मूला लोगे तो यहाँ पर यूज़ नहीं हो पाएगा। अब 12 सही 1/2 क्या होता है? 12 सही 1/2 होता है हमारा 1/8 और 14 सही 2/7 हमारा क्या होता है? ये हमें पता है 1/7। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो निकालने में तो आप एक काम क्या करो, 12 सही 1/2 को क्या लिख सकते हैं? 12 दूनी 24 और 25/200 और 1/25 ऐसे भी अगर आपको याद नहीं हो पा रहे हैं तो आप सोल्व करके भी देख सकते हो। ठीक है, अब हमने परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट कर लिया। अब पहले में क्या बोल रहा है? किसी वस्तु के मूल्य में 12.5% की वृद्धि हो रही है, मतलब 8 से 9 पे जा रहा है वो। और फिर 14 सही 2/7% की कमी हो रही है, मतलब बेस हमें ये मानना है। फिर जैसे हमने यहाँ पर बेस माना ना 8 को, ऐसे ही हमें बेस मानना है 7 को। तो 7 से 6 हो रहा है, तो क्या आ गया यहाँ पर? 38। अब यहाँ पर हमें क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करनी होती है, गुना करनी होगी हमें। 38 56, 9 6 54। ठीक है, अभी देख रहा हूँ मैं ये 2 से हमारा कट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 7 14। अब देखो मैंने क्या किया, जब हमारा ये वैल्यू आ गई तब मैंने 2 से डिवाइड किया। मैं यहाँ पर एक काम और कर सकता हूँ, जैसे 8 9 और 7 6 लिखा मैंने। अब मुझे ना क्या करना होगा, क्रॉस में मैं वैल्यू को काट सकता हूँ। अगर किसी संख्या से वो कट रही है तो मैं आसानी से काट सकता हूँ। जैसे मैंने देखा क्रॉस में हमारा 8 और 6 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 तिया 6, तो 7 चौक 28 और 9 18 9 तिया 27। तो डायरेक्टली हम ऐसे भी कर सकते हैं हम। और हाँ, हमें ध्यान रखना है, हमें लाइन के नीचे लाइन वाली संख्या को नहीं काटना होता, क्रॉस में ही हमेशा काटना होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ओवरऑल या नेट कमी या वृद्धि बताना है। नेट वृद्धि या कमी बताना है कितनी हुई। कमी कितना हमें पता लग रहा है, कमी हो रही है। कितने की हो रही है? 1 की। किसके रेस्पेक्ट में हो रही है? 28 के रेस्पेक्ट में। क्या हो जाएगा? 2 से हम काट सकते हैं 50 बार और 14 बार। फिर से 2 से कट जाएगा 25 बार और 7 बार। तो इतने की हमारे पास कमी हो रही है। कैसा लगा ये कंसेप्ट आपको? ये कंसेप्ट बहुत ही यूज़फुल कंसेप्ट है, आगे आने वाले चैप्टर में यही कंसेप्ट यूज़ होगा। तो इसे आप अच्छे से, जो भी आपका डाउट हो यहीं क्लियर करते हुए चलना, क्योंकि आगे जाके हम इसी टाइप के कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। हमने क्या किया, जो हमारा भिन्न में परसेंटेज थी उसे हमने कन्वर्ट कर लिया फ्रैक्शन में। ठीक है, और इंक्रीमेंट हो रहा है तो बेस हमें नीचे वाला डिनोमिनेटर मानना होगा। 1 का इंक्रीमेंट करके 8 से 9 हो गया, फिर 1/7 में 7 बेस मान लिया, और फिर डिक्रीज़ हो रहा है यहाँ पर तो 7 से 6 हो गया। अब हमें क्या करना होगा, अगर कुछ कट रहा हो क्रॉस में तो हम काट सकते हैं और फिर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे की, तो हमारा नेट परसेंटेज, नेट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आ जाएगा निकल के। चलिए ऐसे एग्जाम्पल और करते हैं अभी। तो स्टूडेंट्स, आप डाउट यहीं क्लियर करते हुए चलना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको। 8 से ही 1/3 परसेंटेज की किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो रही है। ठीक है, और 12 से ही 1/2 परसेंटेज की किसी वस्तु के मूल्य में कमी हो रही है। तो नेट वृद्धि या कमी बताइए हमें कितनी हो रही है। अब 8 से ही 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ फ्रैक्शन में? ये मैंने आपको कल कराया था 1/12। और 12 से ही 2/12 को 1/2 को क्या लिख सकता हूँ? अभी मैंने ऊपर क्वेश्चन में यूज़ किया है, क्या किया है? 1/8।
इतना काम हमें करना है। फिर क्वेश्चन पे जाना है वापस। पहले परसेंटेज में वृद्धि हो रही है, बेस हमने 12 को माना, 12 से 13 पे आ गया। फिर 12 के नीचे से स्टार्ट कर दिया हमने वैल्यू को रखना। अब कमी हो रही है, बेस हमने 8 को माना, 8 से 7 हो गया। अब हमने क्या देखा, क्रॉस में अगर कुछ कट रहा हो तो हम उसे काट सकते हैं। 12 और 7 में कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है। 8 और 13 में कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो हम अब सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 12 अट्ठे 96 हो जाएगा और 13 सते 91। अब हमने क्या देखा, 96 से 91 में हमारे पास कितने की कमी हो रही है, 5 की। किसके रेस्पेक्ट में हो रही है, 96 के रेस्पेक्ट में। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है हमें, तो क्या हो जाएगा हमारा, कर लीजिए, 500/96% की कमी हो रही है। तो ये आप जो मैंने सक्सेसिव वाला फॉर्मूला आपको ऊपर सिखाया है कि आप उसे यूज़ करके इसे सोल्व कर सकते हो, नहीं कर सकते इसे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। किसी वस्तु के मूल्य में 6 सही 2/3% की वृद्धि हो रही है। 6.25% की कमी हो रही है। 5.88% की वृद्धि हो रही है। तो हमें नेट वृद्धि या कमी बताना है क्या हो रही है। अब सबसे पहला काम क्या है, हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जो मैंने कल बताया था उस वीडियो को आप अच्छे से देखना, लर्न करना, बार बार रिवाइज करते रहना, तो आपको भी याद हो जाएंगे। 6 सही 2/3 में क्या लिख सकता हूँ, 1/15 होता है मेरा। और 6.25 क्या होता है, 1/16 होता है। और 5.88 क्या होता है, 1/17 होता है। अब पहली परसेंटेज में हमारी वृद्धि हो रही है, बेस मैंने 15 को माना, 15 से 16 हो गया। फिर कमी हो रही है, 16 से 15 हो गया। फिर वृद्धि हो रही है, 17 से 18 हो गया। अब मैंने क्या कहा था, क्रॉस में हमें देखना है, अगर कोई कट रहा है तो उसे हम काट सकते हैं। अब मैंने क्या देखा, 15 से 15 कट गया, यहाँ पर 16 से 16 कट गया, तो बचा क्या हमारा, 17 से 17 और 18 बचा। यहाँ साफ साफ आपको नज़र आ रहा होगा कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है। किसके रेस्पेक्ट में हो रही है, 17 के रेस्पेक्ट में हो रही है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो आप, कितना जाएगा, 2/17। 2/17 को क्या लिख सकते हैं, 5.88% की हमारी वृद्धि हो रही है, क्योंकि 17 से 18 पे चला गया ना, तो यहाँ वृद्धि होगा। तो मुझे लगता है इस वाले टॉपिक में आपको कोई अब कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, तो हम सक्सेसिव, जो मैंने आपको सक्सेसिव केस बताया है, ये हम इसका कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर भी 2 वेरिएबल हैं और उनके बीच में मल्टीप्लाई हो रहा हो, ठीक है, और तीसरा वेरिएबल हमें निकालना हो या दिया हुआ हो, तो हम सक्सेसिव केस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ए है, ए में कुछ वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, तो यहाँ पर कोई वैल्यू हो जाएगी। बी में कुछ कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी। फिर हमने सी निकाल लिया, यहाँ पर सी में या वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है। ऐसे ही हम ए इंटू बी इंटू सी 3 वेरिएबल हों तो भी निकाल सकते हैं। मतलब सक्सेसिव केस का यूज़ हम जहाँ भी मल्टीप्लिकेशन हो रही है वेरिएबल में, वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसे फॉर्मूले देख लेते हैं कुछ, कहाँ कहाँ ऐसा यूज़ कर सकते हैं हम। अब एक फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। क्या होता है हमारा, रिवेन्यू। अगर हमारा प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी हमारी घट जाएगी। अगर किसी वस्तु का प्राइस बढ़ेगा
तो ऑटोमेटिकली उसकी ख़रीदारी कम हो जाएगी। तो उससे हम रिवेन्यू पे देख सकते हैं क्या फ़र्क आया है, क्या डिफरेंस होगा, क्या हमें लॉस होगा या क्या प्रॉफिट होगा। ठीक है, और ये इन्वर्सली होते हैं रिलेटेड, प्राइस इन्वर्सली रिलेटेड टू क्वांटिटी। ऐसे ही क्या होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। अगर प्राइस हमारा किसी वस्तु का बढ़ जाता है तो उसकी कंजम्पशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो कंजम्पशन क्या होती है, खपत, और एक्सपेंडिचर क्या होता है, खर्चा। और प्राइस और कंजम्पशन में ये इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो प्राइस जो होता है वो इन्वर्सली रिलेटेड हो जाएगा कंजम्पशन से। एक क्वेश्चन लेते हैं हम। अगर लंबाई में 20% की वृद्धि हो रही है और चौड़ाई में 15% की कमी हो रही है, तो हमें बताना है एरिया में कितने परसेंट कमी होगी या वृद्धि होगी, एरिया में क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, कोई हमें दे रखा है, आयत दे रखा है, उसकी लंबाई में 20% की वृद्धि हो रही है, चौड़ाई में 20% की कमी हो रही है, तो उसके एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। अब 20% क्या होता है, अच्छी परसेंटेज है, निकाल सकते हैं डायरेक्टली 1/5। और 15% क्या होता है, 15% होता है हमारा 3/20। अब क्या बोला है हमारे से, लंबाई में तो वृद्धि हो रही है मतलब 5 से 6 हो रहा है, और चौड़ाई में 15% की कमी हो रही है मतलब 20 से 17 हो रहा है। ठीक है, 20×100 और 17 छिक्का 102, तो कितने की वृद्धि हो रही है, 2 की वृद्धि हो रही है। किसके रेस्पेक्ट में हो रही है, 2 के रेस्पेक्ट में। परसेंटेज निकाल लेते हैं तो डायरेक्टली हमारा 2% आ जाएगा, एरिया में 2% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया रेक्टेंगल का। अब ले लेते हैं ऐसे ही सर्किल का। सर्किल की रेडियस में बोला गया है 20% की वृद्धि हो रही है, तो उसके एरिया पे क्या इफेक्ट होगा, एरिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा। कितने परसेंट बढ़ेगा या घटेगा। सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। अब आर स्क्वायर हो गया तो सीधा सीधा हम क्या कर सकते हैं, 20 + 20 + 20 × 20 404 हो जाएगा। 20 20 40 44, 44% हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं हम, 20% को हम क्या लिखेंगे, 1/5। ठीक है, 5 से 6, 5 से 6, तो 25 से कितना हो गया, 36। अब यहाँ से हम परसेंटेज निकाल दे सकते हैं, 9 हो गया, 11। 25 और 36 में डिफरेंस है 11 का, बटे 25 × 100, 25 चौका 100, 11 चौक 44, 44%। मतलब मैंने क्या देखा, मैं फॉर्मूले से भी निकाल सकता हूँ और अपने जो कंसेप्ट सीखा है इससे भी हम सोल्व कर सकते हैं। चलिए, तो इससे मैंने क्या देखा, मेंसुरेशन के क्वेश्चन में भी हमारा सक्सेसिव केस यूज़ हो रहा है, हमने इससे ये सीखा है। अब मैं आपको बताता हूँ परसेंटेज के बेसिक नियम, कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं। क्या है, देख लेते हैं।
कभी कभी ये आ जाता है ना डायरेक्टली, ए बी का कितना % है, या फिर ये भी पूछ लेता है बी ए का कितना % है, या फिर ऐसा भी आ जाता है बी ए से कितने % अधिक है, या फिर बी ए से कितने % कम है, या ए बी से कितने % अधिक है, या फिर ए बी से कितने % कम है। कैसे निकालोगे इन्हें? अब पहले में पूछा है ए बी का कितना % है, किसका? बी का। तो जो भी का के नियर बाय है उसे हम लेते हैं डिनोमिनेटर में, और ए को हम लेके न्यूमरेटर में, इनटू 100। अब बी ए का बी ए का कितने % है। अब पूछा है बी ए से कितने % अधिक है, किससे? ए से। बी अधिक है तो बी ले लेंगे, और माइनस ए इंटू 100। बी ए से कितने % कम है, किससे? ए से। कौन कम है? बी कम है, तो बड़ी वैल्यू हमारी ए की आ जाएगी, ए में से हम बी माइनस कर देंगे और 100 ले लेंगे। ए बी से कितने % अधिक है, किससे? बी से। बी हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ए से कितने % अधिक है, ए बी से कितने, मतलब ए अधिक है हमारा, तो ए माइनस बी। ए बी से कितने % कम है, किससे? बी से। कौन कम है? ए। बड़ा कौन हो जाएगा? बी। बी माइनस ए इंटू 100। तो जिसके भी रेस्पेक्ट में पूछा गया है ए बी का कितने % है, तो हमने बी को क्या किया, डिनोमिनेटर में हमने ले लिया। अब ऐसे ही हमारे से पूछा गया है बी ए का कितने % है। अब का पूछा गया है, का के नियर बाय ए है, तो ए को हमने डिनोमिनेटर में ले लिया, तो बी ए का कितने % है, और बी ए से कितने % अधिक है, तो बी ज़्यादा है, तो बी से हमने ए को माइनस कर दिया, और हमारे नीचे क्या आ जाएगा, डिवाइड में ए आ जाएगा। और बी ए से कितने % कम है, तो जिसके रेस्पेक्ट में पूछा गया उसे हम डिनोमिनेटर में यूज़ कर देते हैं, और बी कम है तो ए माइनस बी करेंगे, क्योंकि ए हमारा ज़्यादा होगा यहाँ से। ऐसे ही नेक्स्ट हमने कर लिया, ए बी से कितने % अधिक है, ए बी से कितने % कम है। अब एक एग्जाम्पल करिए आप। 30 मिनट 1 आवर का कितना % है। कैसे करोगे? 30 मिनट 1 आवर का कितना % है। का के नियर बाय 1 आ रहा है, तो यहाँ पर हम 1 आवर लिख लेंगे, और 30 यहाँ पर लिख लेंगे इंटू 100। आप क्या करोगे, आपका आंसर आ गया 3000। अब क्या होगा, मिनट होगा या आवर होगा, तो ये गलत हो जाएगा बिल्कुल।
आपको ऐसे नहीं करना, आपको क्या करना है, पहले आपको यूनिट सेम करनी होगी, तब आप सोल्व कर सकते हो। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि यूनिट क्वेश्चन में सेम है या नहीं है। अगर सेम नहीं है तो आपका काम है सबसे पहले यूनिट को सेम करना। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। अब आप कर सकते हो, 30 दूनी 60, 2 से 50, तो कितना हो जाएगा? 50%। और 30 मिनट 1 आवर का कितना है? 50% है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन ये देने का क्या मतलब है कि यूनिट हमारी सेम होनी चाहिए। यूनिट शुड बी सेम। अगर सेम नहीं है तो आपको सेम करनी होगी, वो आपका ये काम है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर फिनिश करते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का लेक्चर आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, कुछ सीखने को आपको मिला या नहीं मिला, कुछ आपने नया कंसेप्ट सीखा या नहीं सीखा। ठीक है, आपको कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और बताना है कि ये जो भी मैं करा रहा हूँ ये यूज़फुल है आपके और आपके एग्ज़ाम में इसी टाइप, मतलब ये जो मैं कंसेप्ट कराया ना सक्सेसिव वाला, इसके आपको हम कई चैप्टर इसी कंसेप्ट से सोल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर देना। तो कल इसी टाइम पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।